हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 7 और उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो इस एक्सरसाइज 6.1 इसके अंदर मेनली रेट ऑफ चेंज मतलब ROC शॉर्ट फॉर्म में इसके क्वेश्चंस इसके अंदर मिलते हैं। तो जो रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चंस है उनको करने का अपना जो मूल मंत्र होता है, जो अभी तक हमने थ्योरी में प्लस पिछले के जो पिछले क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6, उनके अंदर हमने डिस्कस किए हैं। वो क्या है? वो है 5 पॉइंट है यहाँ पे मूल मंत्र के, DDFDC। ठीक है, जो फर्स्ट डी है उसका मतलब है अगर हो सके क्वेश्चन में तो डायग्राम बना लो। डायग्राम ऐसे बहुत ज़रूरी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन में डायग्राम हम जनरली नहीं बनाते। फिर जो सेकंड डी है वो है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का ये मतलब नहीं है कि आप सीधा डिफरेंशिएशन करने लग जाओ। डेरिवेटिव का मतलब ये है कि आप एक बार लिस्ट बना लो कि हमें कौन से डेरिवेटिव्स गिवन है और हमें पूछा क्या है। ठीक है, आस्क्ड एंड गिवन। फिर नेक्स्ट आता है एफ मतलब अब हर क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला लगता है जिसका हम अगली स्टेप में क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो आपको वो फॉर्मूला पता होना ज़रूरी है। ये जनरली फॉर्मूला क्या होता है, क्लास 9 या 10 तक के जो होते हैं ना मेंशुरेशन वाले फॉर्मूले, एरिया, वॉल्यूम, वो सब वही फॉर्मूले होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन हम कर देते हैं। लास्ट में हम सी को याद करते हैं। सी मतलब कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट्स की वैल्यू पहले रख देंगे तो वो डिफरेंशिएशन हो ना, वो जीरो हो जाएगा, और कांस्टेंट हमें एकदम लास्ट में यूज में लेने हैं। तो ये 5 चीज़ें हैं, DDFDC, इसी ऑर्डर में। यहाँ पे जो ऑर्डर है ये भी मैटर करता है। आप ऐसा नहीं कि कांस्टेंट्स को सबसे पहले, डायग्राम को सबसे लास्ट में, ये कोई मतलब नहीं है। अगर आप इन 5 चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे रेट ऑफ चेंज के, भले वो अपनी एक्सरसाइज 6.1 में हो या फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर हो। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 ये है, द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और आप जानते हो विड्थ होती है, तो उसकी जो लेंथ है वो एक्स बोल रखा है, वो डिक्रीज हो रही है किस रेट पर? एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, एंड द विड्थ वाई इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये इनकी रेट दे रखी है, एक्स के घटने की और वाई के बढ़ने की, मतलब लेंथ और विड्थ दोनों चीज़ें बताती। फिर बोला व्हेन एक्स इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, जब लेंथ है 8 सेंटीमीटर एंड वाई इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, जो विड्थ है वो 6 सेंटीमीटर। ये देखो, ये कांस्टेंट का काम करेंगे, इनको हम सबसे लास्ट में देखेंगे। फिर क्या बोला है, फाइंड दी रेट्स ऑफ चेंज ऑफ ए, यहाँ पे क्या बोला है, पेरीमीटर एंड दी एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो हमें इन दोनों की रेट ऑफ चेंज बतानी है कि पेरीमीटर किस स्पीड से चेंज होगा, या तो घटेगा या बढ़ेगा, वो हमें बताना है। और उसी के साथ हमें एरिया भी बताना है कि एरिया घटेगा या बढ़ेगा, ये बताना है। तो डेटा मैंने लिख लिया है। यहाँ पे जो लेंथ है एक्स वो डिक्रीज हो रही है, उसकी रेट क्या है, 5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो यहाँ पर देखो एक्स जो कि लेंथ है वो चेंज हो रही है। यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, देखो मिनट है, पर मिनट, यहाँ पे पर मिनट ऐसा लगा हुआ ना, डिवाइड बाई मिनट ऐसा है। इसका मतलब लेंथ जो एक्स है ना वो चेंज हो रही है, तो क्या हो जाएगा, dx/dt हो जाएगा। ठीक है ना, लेंथ के चेंज होने की रेट dx/dt टाइम के रेस्पेक्ट में। डिक्रीज हो रही है तो ये जो 5 सेंटीमीटर पर मिनट है इसका वैल्यू हम -5 लेंगे। ठीक है, तो आई होप ये आप चीज़ समझ गए। डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगी इसकी रेट ऑफ चेंज। ठीक है, धीरे धीरे ये कम हो रही है, मतलब -5 की स्पीड से कम हो रही है, तो समझ गए आप। अब आता है विड्थ इंक्रीजिंग, तो ये क्या है, रेट इसकी क्या है, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो वाई चेंज हो रहा है, इसका मतलब dy/dt है टाइम के रेस्पेक्ट में, टी मतलब टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, अभी इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे प्लस में आ जाएगा 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, तो वो हमें लिखने की ज़रूरत है नहीं, ये 2 चीज़ें हम उठा लेंगे यहाँ से डेटा के तौर पे। फिर ये वैन, ये सब कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। अब हमने वो 5 पॉइंट्स पर आते हैं। देखो पहली चीज़ डायग्राम। डायग्राम इस केस के अंदर एज सच कोई ज़रूरी है नहीं यहाँ पे डायग्राम, तो आप डायग्राम बनाना चाहो तो बना लो रेक्टेंगल का। एक रेक्टेंगल ऐसा बना लेंगे, ये एक्स हो जाएगी और ये वाई हो जाएगी। इसके रेट ऑफ चेंज क्या है, dx/dt है, उसकी वैल्यू कितनी है, -5, ये -5। और यहाँ पर गिवन और आस्क ये पूछा ना, तो गिवन में एक ये y की वैल्यू दे रखी है, y के चेंज होने की रेट क्या है, dy/dt, ये कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, तो इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, अब पूछा क्या है यहाँ पे, डेरिवेटिव क्या पूछा गया है। यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन क्या है, पहला पार्ट क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर, उस पेरीमीटर को मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसा बोल देता हूँ, p बोल देता हूँ।
तो उसकी रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगी, रेट ऑफ चेंज हो जाएगी dp/dt। एक तो हमें ये चाहिए, और एक रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ये है तो एरिया को मैं ए बोल देता हूँ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ये क्या हो जाएगा dA/dt हो जाएगा। तो हमें ये भी चाहिए और dp/dt भी चाहिए। ठीक है, डायग्राम वगैरह हो गया। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला अब पेरीमीटर के केस में पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। फॉर्मूला ये आसान फॉर्मूले, क्लास 9 और 10 तक के जो फॉर्मूले आते हैं ना वो यहाँ पे काम आते हैं। तो रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें बताना है। तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है पी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस विड्थ या फिर लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ऐसे तो होता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई आ जाएगा। जबकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, हम बोलते हैं ना एल इंटू बी। तो ब्रेड्थ बोलो या विड्थ बोलो, बात एक ही है। तो ये इस बार एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इधर एक्स इंटू वाई हो जाएगा, एक्स इंटू वाई हो जाएगा। फिर अगला पॉइंट आता है डिफरेंशिएशन का। लास्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं, उसके बाद में हम और लास्ट में हम कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू रख देते हैं। तो अब हमें डिफरेंशिएशन का टाइम आ गया। देखो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, यहाँ पे dp/dt है तो टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ पर भी मैं बाय क्या बोलूँगा, बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। ठीक है, तो p का क्या बन जाएगा, dp/dt। ये जो 2 है वो तो कांस्टेंट है और इनके साथ मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है इसलिए बाहर आ जाएगा। अगर अलग कांस्टेंट होता ना तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता। तो 2 हो जाएगा। x का क्या हो जाएगा, dx/dt, और y का क्या हो जाएगा, dy/dt हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर अब कॉन्स्टेंट्स वगैरह की वैल्यू रख देते हैं। तो हमें dp/dt तो चाहिए, ट्वाइस ऑफ dx/dt, इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे -5, और dy/dt की वैल्यू 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5 + 4 आ जाएगी। इसकी जगह -5, इसकी जगह 4। सोल्व करेंगे तो -1 × 2 -2 हो जाएगा। -2 पेरीमीटर की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। डिवाइड/dt है तो डिवाइड बाई इधर मिनट आ जाएगा, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में मिनट चल रहा है स्टार्टिंग से। ठीक है, तो पेरीमीटर की जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या हो जाएगी, -2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब इधर आते हैं, हमें एरिया के बारे में बताना है, तो इसको डिफरेंशिएट करूँगा मैं, तो बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब t। तो a का क्या बन जाएगा, dA/dt बराबर x। देखो यहाँ पे u इंटू वी टाइप से हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई में ना इसलिए। तो सबसे पहले हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उस टाइम y चुपचाप dx/dt, प्लस अब हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x चुपचाप x, यहाँ पे dy/dt आ जाएगा। जो वैल्यूज़ है, जो कॉन्स्टेंट्स है वो उनको आप यहाँ पे याद कर सकते हो। तो dA/dt ये कितना हो जाएगा, देखो y की वैल्यू ये एकदम y पूछा है, तो वो बोला था ना when x = 8 y = 6। तो कांस्टेंट है ये सारी चीज़ें, है ना। कांस्टेंट्स को हम सबसे लास्ट में याद करते हैं। तो x की जगह 8 रख दो और y की जगह 6, तो y की जगह आ जाएगा 6 और x की जगह क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब dx/dt की वैल्यू तो ये क्या है, -5 है, प्लस x की जगह ये रख ही दिया। अब dy/dt की वैल्यू, dy/dt मतलब विड्थ में कितनी चेंज हो रही है, किस रेट से चेंज हो रहा है, तो 4 है, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये कितना हो गया, -30, और ये कितना आ गया, 4 8 4 जा 32 हो गया। तो ये भी, ये कितना, अच्छा ये प्लस का आ गया इस बार, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है, dA/dt है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिनट आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गए आंसर इनके। पेरीमीटर चेंज हो रहा है -2 मतलब कम हो रहा है पेरीमीटर, और एरिया 2 मतलब एरिया बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 ये है, ए बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब उसके अंदर हम, जैसे इन्फ्लेशन क्या होती है जनरल लाइफ में, महंगाई होती है ना, तो महंगाई बढ़ती है ना, उस टाइप से महंगाई का बढ़ना इन्फ्लेशन होता है। वैसे यहाँ पर महंगाई नहीं है, यहाँ पे क्या है, बलून है, तो इसका रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन मतलब ये बढ़ रहा है, मतलब इसकी ना साइज़ बढ़ रही है, इसके अंदर हम हवा डाल रहे हैं इसलिए इसकी साइज़ बढ़ रही है। ए बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, हवा भरने पर वो हमेशा ना स्फेरिकल रहता है, जैसे गोल गोल रहता है, मतलब वही नॉर्मल चीज़ है और कुछ नहीं है। इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकेंड। तो इसके अंदर हम वही पंप से हवा डाल रहे हैं, वो 1 सेकेंड में कितनी हवा डाल रहे हैं इसके अंदर, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, ऑफ गैस। फिर क्या बोला, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेज। वो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस हमें बताना है। भर रहे हैं तो उसकी साइज़ बढ़ेगी तो उसकी रेडियस भी बढ़ेगी, तो वो इंक्रीजेज इसलिए बोला है। व्हेन द रेडियस इज़ 15 सेंटीमीटर, ये कांस्टेंट है ना। किसी एक क्षण पे हमें वो रेट ऑफ चेंज बतानी है,
तो वो जो क्षण होता है ना वो अपने लिए कांस्टेंट का काम करता है। ये r बराबर कितना 15 सेंटीमीटर। तो डेटा मैंने अपने अकॉर्डिंग लिख लिया, पूरा क्वेश्चन नहीं मैंने छापा, यहाँ पे मैंने बातें लिख ली है। स्फेरिकल बलून है तो अपना जो फंडा होता है ना वो ये होता है, यहाँ पे मैंने इस एक्सरसाइज के लिए बना रखा है DDF DC। तो सबसे पहले चीज़ डायग्राम, तो डायग्राम यूँ समझ लो कि स्फेरिकल बलून है तो ये इस ऐसे मैंने स्फेयर बनाई है, नहीं ऐसे स्फेयर हमने बना लिया। अब इसमें क्या बोला है कि इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस। तो देखो ये देखो क्या क्यूबिक सेंटीमीटर है ना, मतलब सेंटीमीटर का क्यूब है। तो जैसे सेंटीमीटर का क्यूब, जब भी लेंथ का क्यूब आता है ना तो वॉल्यूम वाली बात है। और वैसे भी अगर हम इसके अंदर कोई गैस डाल रहे हैं है ना, इसके अंदर हम गैस डालेंगे पंप से या फिर कैसे भी इसके अंदर हवा भरेंगे, तो होता क्या है कि हम क्या डाल रहे हैं, हम एक टाइप से एक मटेरियल डाल रहे हैं। और मटेरियल को नापने का तरीका क्या है, वॉल्यूम। ठीक है, आप किसी चीज़ में पानी डालो या हवा डालो या कोई चीज़ डालो, आप क्या बढ़ा रहे हो उसके अंदर, वॉल्यूम बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो हम इसके अंदर क्या डाल रहे हैं, एक टाइप से वॉल्यूम इसमें डाल रहे हैं। ठीक है, तो वो वॉल्यूम किस स्पीड से बढ़ा रहे हैं, इसका हम देखो एरिया तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एरिया मतलब क्या होता है, हम कितनी 2D, जो 2D कवरेज होता है ना वो एरिया होता है, जो 3D कवरेज होता है ना वो वॉल्यूम होता है। तो एरिया तो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साइज़ बढ़ेगी तो सारी चीज़ें बढ़ेगी, रेडियस, एरिया, वॉल्यूम। लेकिन इस चीज़ से कन्फ्यूज़ मत होना कि आप इसके अंदर गैस डाल रहे हो तो आप एरिया बढ़ा रहे हो या फिर वॉल्यूम बढ़ा रहे हो। आप प्राइमरली क्या बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम बढ़ा रहे हो। ठीक है, और वैसे आप यूनिट से भी पकड़ सकते हो, क्यूबिक सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब ये तो वॉल्यूम का होता है। अगर यहाँ पे स्क्वायर आता तो वो एरिया हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे किस स्पीड से हम बढ़ा रहे हैं, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये गैस है चलो ठीक है, लेकिन पर सेकेंड है। तो ये जो वॉल्यूम है ना, इसका वॉल्यूम V समझ लो, V तो बढ़ रहा है ना, हम इसके अंदर डाल रहे हैं। तो अब अपना काम क्या है, डेरिवेटिव्स जो गिवन है वो भी लिखो और जो पूछे जा रहे हैं वो भी लिखो। तो गिवन क्या है, ये गिवन है 900, ये है ना, तो इसको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। आप इसमें गैस डाल रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, तो ये वॉल्यूम के बढ़ने की रेट है dV/dt। कितना है, 900। अच्छा इसके अंदर डाल रहे हैं ना तो ये बढ़ेगा, बढ़ेगा तो हमें प्लस में ही लिखना पड़ेगा हमें 900, फिर क्या है क्यूबिक सेंटीमीटर, तो इसको मैं लिख देता हूँ सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस, इसको तो छोड़ो, पर सेकंड है तो यहाँ पे डिवाइड बाई ऐसे लगा दूंगा S, या फिर SEC लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव जो गिवन था वो मैंने लिख लिया है। डेरिवेटिव अगर कोई पूछा हो तो वो भी लिख लो। देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ये हमें पूछी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, इसका मतलब क्या होगा कि जब हम इसमें गैस डालेंगे तो इसकी साइज़ बढ़ेगी ऐसे। ठीक है, यहाँ पे एरिया भी पूछा जा सकता था लेकिन एरिया नहीं पूछा। यहाँ पे इसकी जो रेडियस है ना, रेडियस ये भी बढ़ेगी। तो अब हमें क्या निकालना है, dr/dt, ये dr/dt ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है ऐसे, तो ये पूछा जा रहा है। अब आते हैं फॉर्मूला पे। तो देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ऐसा नहीं कि रेडियस के में रेट ऑफ चेंज पूछा तो आप रेडियस का फॉर्मूला, ऐसा नहीं। यहाँ पे मेन जो मोटा मोटा फॉर्मूला वो किसका है, देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है यहाँ पे, है ना, वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम का जिक्र है तो आप वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ। अब वॉल्यूम भी कैसा, स्फेरिकल बलून है ना, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर काम आएगा, मतलब V इक्वल टू कौन सा, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³। ठीक है, स्फेरिकल है ना, तो स्फेरिकल वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 πr³, ये काम आएगा। तो फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब आता है डिफरेंशिएशन का काम, तो डिफरेंशिएशन अब कर देते हैं। ये याद रखना कि हमें डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है। तो आप यूनिट्स देख लो, सबसे आसान चीज़ यहाँ पे क्या है, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है, मतलब नीचे की तरफ क्या आएगा, टाइम आएगा, ये मैंने पहले भी यहाँ पे लिख रखा है। तो यहाँ पर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इस फॉर्मूले का, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो V का क्या बन जाएगा, dV/dt, जिसकी वैल्यू हम इधर से उठा लेंगे, बराबर 4/3 πr³। तो r³ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3r²। चूँकि हम टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो r का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो क्या बन जाएगा, dr/dt, वो भी नहीं बचेगा। अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं, जो कॉन्स्टेंट्स वो आप रख दो, लास्ट में कॉन्स्टेंट्स की बारी है। कॉन्स्टेंट यहाँ पर जैसे क्या है, ये देखो, ये व्हेन r बराबर 15 सेंटीमीटर, ये कॉन्स्टेंट का काम कर रहा है। और बाकी ये जो डेटा है ये भी आप इसके अंदर डाल सकते हो, मतलब डालना ही है, डाल सकते हो क्या, dV/dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 900 इक्वल टू, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, 4 है, फिर पाई है, r² मतलब ये 15 का स्क्वायर आ जाएगा ना, 15 का स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे ये है अपना dr/dt जो कि हमें चाहिए, ये dr/dt ये हमें चाहिए, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। तो यहाँ से dr/dt निकाल लेंगे, इन सब को इधर भेज दो। भेजेंगे भी कैसे, देखो ये 900 है,
4 और पाई, ये 15 का स्क्वायर है, तो इसको कैलकुलेट कर लो यहीं पे। 4 पाई तो अलग कर लो, 15 का स्क्वायर ये है, तो 4 को मैं लिख लेता हूँ 2 इंटू 2, और 15 क्या हो जाएगा अपना 15 का स्क्वायर 15 इंटू 15 हो गया। तो देखो आसान कैलकुलेशन कैसे करोगे, 15 को 2 से करो 30, इस 2 को 20, 15 से करो 30, और 30 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 900। तो ये जो ये लिखा ना, ये इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है, वो कुछ भी नहीं है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 900, और ये पाई, तो नीचे की तरफ क्या आ जाएगा 900 पाई आ जाएगा, इक्वल टू उधर क्या बचा dr/dt। 900 से 900 कट गया, ऊपर 1 बच गया, तो dr/dt की वैल्यू फाइनली क्या आ गई 1/पाई। रेडियस यहाँ पे पहले से सेंटीमीटर वगैरह में चल रहा है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर आ जाएगा, रेडियस है ना, और नीचे dt है, तो टाइम किस में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा, क्योंकि पहले भी सेकंड में यूनिट चल रही थी। ठीक है, तो ऐसे बना अपना ये क्वेश्चन। वही बात है कि अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करोगे ना तो कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि इनमें से हम कुछ चीज़ें नहीं लगाते, जैसे डायग्राम नहीं बनाते कई बार, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ये है, अगर आपको एग्जाम में ऐसे हो रहा है कि पेन रुक गया, आपको क्या करें समझ में नहीं आ रहा, तो आप इन 5 स्टेप से बाहर आपका सॉल्यूशन कभी भी नहीं बनेगा। ठीक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा है, किसी न किसी क्वेश्चन में इनसे कम या इनके बराबर ही लगेगा, इनसे ज़्यादा और नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला है ए बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ ए वेरिएबल रेडियस। तो बात यह है कि एक कोई वही वापस गुब्बारे वाला केस आ गया यहाँ पर। जब भी हम उसकी रेडियस को वेरिएट मतलब चेंज करते हैं ना, तब वो एक स्फेयर जैसा ही रहता है ना, ऐसा गोल गोल रहता है, फुटबॉल की तरह रहता है। तो इसलिए तो नॉर्मल बात है, होनी भी चाहिए। फिर क्या बोला, फाइंड दी रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस। अच्छा, हम अगर यहाँ पे क्या बोला वेरिएबल रेडियस है, तो रेडियस अगर बढ़ेगी तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, उसकी साइज़ बढ़ेगी। तो फिर क्या बोला, फाइंड दी रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। ठीक है, विद द रेडियस। देखो विद द रेडियस का मतलब क्या है, इस बार हमें वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। यहाँ पे रेस्पेक्ट वगैरह वो लिखा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो वॉल्यूम का रेडियस के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में हमें रेट ऑफ चेंज निकालनी है। व्हेन लेटर इज 10 सेंटीमीटर, लेटर मतलब बाद वाला मतलब क्या, देखो यहाँ पे वॉल्यूम का जिक्र यहाँ पे किया गया है ना, इसी लाइन में, पहली वाली लाइन में नहीं, और रेडियस का जिक्र बाद में किया हुआ है। तो वैसे आप यहाँ की यूनिट से भी देख सकते हो, 10 सेंटीमीटर है, लेटर मतलब बाद वाला, तो वॉल्यूम या रेडियस इन दोनों में बाद में क्या लिखा है, रेडियस लिखा है ना, तो ये रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर है। तब हमें बताना कि वो रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेडियस क्या है, ये हमें बताना है। देखो, तो डेटा मैंने अपने हिसाब से थोड़ा बहुत लिख लिया है। स्फेरिकल बलून है तो वॉल्यूम का मतलब वो स्फेयर वाला फॉर्मूला आएगा। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो यहाँ पे विद रेस्पेक्ट वगैरह बोला नहीं, तो ये हमें क्या चाहिए, ये हमें चाहिए, है ना। तो इसको अगर मैथमेटिकली बोलूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम मतलब dv विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, विद रेडियस है ना, तो dr, ये हमें चाहिए। व्हेन द लेटर इज, लेटर मतलब क्या, रेडियस का नाम बाद में लिया गया है, तो रेडियस बोले तो r, वो कितना है 10 सेंटीमीटर है। ये कांस्टेंट है, इसको सबसे लास्ट में हम काम में लेंगे। तो अपना वो मूल मंत्र कहाँ गया, है ना, ये सबसे पहले डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो ऐसा हल्का फुल्का बना सकते हो। ठीक है, तो ये अपना क्या बन गया, ये अपना बलून हो गया, स्फेरिकल बलून, ऐसा स्फेयर जैसा है ये। फिर क्या डेरिवेटिव्स क्या दे रखे हैं, क्या पूछा है वो हमें बताना है। तो दे तो कुछ भी नहीं रखा, और पूछा क्या है ना, आस्क्ड वो क्या है dv/dr, ये हमें पूछा है। तो यहाँ पे देखो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, r के रेस्पेक्ट में, तो ये अपने लिए काम की चीज़ है। फिर क्या बोला, फॉर्मूला, तो फॉर्मूला तो यहाँ पर देखो वॉल्यूम है मोटी चीज़, तो वॉल्यूम का ही फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल है ना, तो स्फेयर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, v बराबर क्या होता है 4/3 πr³। तो अब यहाँ पे dv/dr चाहिए, टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं है, इस बार रेडियस के रेस्पेक्ट में है, तो हम रेडियस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, अपने लिए कौन सी नई बात है। तो लिख दूंगा मैं बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक है, तो v का क्या बन जाएगा, dv/dr बन जाएगा। फिर 4/3 πr³, r³ का क्या बन जाएगा 3r²। लेकिन अच्छा हाँ, r के ही रिस्पेक्ट में हो रहा है डिफरेंशिएशन, तो इस बार यहाँ पे हमें अलग से dr/dr लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखोगे उसकी भी वैल्यू 1 आएगी, तो उसकी टेंशन ही नहीं लेना। यहाँ पे 3 से 3 कट गया, तो dv/dr जो कि हमें चाहिए था यहाँ पे, है ना, उसकी वैल्यू क्या आ रही है 4πr², 4πr² आ रही है। अब ये r² की वैल्यू रख दो, यहाँ पे कॉन्स्टेंट की क्या बात की गई है, r बराबर 10 सेंटीमीटर, व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे r की जगह मैं 10 डाल दूंगा, तो r² क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा।
100 और ये 400 हो जाएगा, टोटल 400 पाई। यहाँ पे मैंने आर की जगह क्या डाल दिया, 10 सेंटीमीटर डाल दिया। अच्छा ये वॉल्यूम है ना, देखो डी वी बाई डी आर है, तो इस बार हमें वॉल्यूम की यूनिट लगानी पड़ेगी। तो वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाएगी, देखो डी वी, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, बाई डी आर है तो यहाँ पे सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे सेकंड नहीं आएगा, अगर कहीं पे लिखा है तो वो गलत है, ये आएगा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस है ना, तो रेडियस के रेस्पेक्ट में आ जाएगा। यहाँ पे अगर डी टी होता ना नीचे तो यहाँ पे सेकंड आ जाता। तो कहीं पर भी लिखा हो तो वो करेक्ट कर लेना आप, 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 ये है, ए लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। एक मतलब सीढ़ी है, लेडर मतलब सीढ़ी है, 5 मीटर की लंबाई है उसकी, उसको हमने एक दीवार के सहारे खड़ा कर रखा है, जैसा कि हम जनरली करते हैं दीवार के सहारे या खंबे के सहारे। फिर क्या बोला, द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हम धीरे धीरे उसका जो नीचे वाला हिस्सा है ना बॉटम, उसको खींचने लग गए दीवार से दूर। वो किस रेट से, इस रेट से 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। अच्छा, तो जब हम खींचेंगे तो ऊपर वाला जो हिस्सा वो नीचे गिरेगा, अभी हम डायग्राम से वो समझेंगे। फिर क्या बोला कि वो किस स्पीड से नीचे गिरेगा ऊपर वाला हिस्सा, वो बताना हमें। व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज़ 4 मीटर अवे फ्रॉम दी वॉल। अच्छा, ये एक सिचुएशन भी दे रखी है, ये कॉन्स्टेंट दे रखा है, व्हेन दिस व्हेन दैट, तो समझाना व्हेन के बाद वाला चीज़ कॉन्स्टेंट है, उसको हम सबसे लास्ट में काम में लेंगे। तो मैंने अपने हिसाब से डेटा को थोड़ा मतलब चीज़ों को शॉर्ट करके क्वेश्चन को लिख रखा है। लेडर, उसकी लंबाई क्या है, 5 मीटर लॉन्ग, लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। तो ऐसा समझ लेते हैं, कुछ डायग्राम बना लेते हैं, दीवार बना लेते हैं, ग्राउंड बना लेते हैं, है ना। दो ही चीज़ें तो यहाँ पे बोली गई है। तो समझो कि ये तो है अपनी दीवार ऐसे, ठीक है, ऐसे हमने दीवार बना, और ये अपना ग्राउंड है, ठीक है, ऐसे। तो अब क्या बोला है कि यहाँ पर एक सीढ़ी है जो कि लीनिंग है, उसको मतलब इसके सहारे खड़ा कर रखा है, ये दीवार के सहारे। तो समझो कि हमने उसको कुछ इस प्रकार खड़ा कर दिया है ऐसे, ये यहाँ पे ऐसा सीढ़ी है, यहाँ पे वो सीढ़ियाँ, इसके वो स्टेप्स है जिस पर हम चढ़ते हैं ऐसे। इसकी लंबाई क्या है, 5 मीटर है। चलो कॉन्स्टेंट्स को बाद में देखेंगे। और क्या चीज़ बोला है, लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, बॉटम इज पुल्ड अवे फ्रॉम दी वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये जो बॉटम है ना, बॉटम, इसको हम यहाँ से पकड़ के उधर की तरफ खींच रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं। तो होता क्या है, हमेशा यही तो होता है। अब नॉर्मल से नॉर्मल स्टूडेंट भी समझ सकता है कि अगर हम किसी सीढ़ी को इधर से पकड़ के उधर खींचेंगे तो होगा क्या कि वो ऐसे ऐसे खिसक के जाएगा ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे गिर जाएगा फाइनली। पहले ऐसे खड़ा था, धीरे धीरे इसको हम खींच रहे हैं, ऐसे खींचते खींचते ये ऐसे फटाक से गिर जाएगा ऐसे। तो वो किसी स्पीड से खींच रहे हैं इसको, हम खींच रहे हैं इसको 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से खींच रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये इधर जा रहा है ना, तो ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक का जो गैप है, ये जो गैप है ना, गैप ये बढ़ रहा है धीरे धीरे, है ना। ये पॉइंट आगे खिसक रहा है, सीढ़ी की लंबाई वगैरह चेंज नहीं हो रही है, यहाँ पे चेंज हो क्या रहा है, ये जो गैप है ना ये चेंज हो रहा है। इधर ये अगर आप इसको इधर खींचोगे तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये नीचे आएगा, तो ये जो गैप है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप ये कम हो रहा है और इधर वाला गैप बढ़ रहा है ना। ये सिचुएशन है। तो इसमें हमें कुछ डेटा मानना पड़ेगा यहाँ पर। तो अब कैसे कर सकते हैं, डायग्राम, पहली चीज़ अपना क्या है, डायग्राम। ये डायग्राम है ना, डायग्राम हम बना रखे हैं, मतलब और थोड़ा मॉडिफाई और कर देंगे। फिर डेरिवेटिव्स, तो ये जो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, इसको हमें कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना, कि भाई ये डी आर बाई डी टी है टाइम के रिस्पेक्ट में, डी एक्स बाई डी टी है, या डी वाई बाई डी टी है, फिर कुछ और डी बाई डी टी है। तो वो क्या है, वो हमें इसको नाम तो देना पड़ेगा। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि कन्फ्यूजन ना हो, उसके लिए हम ऐसे डायग्राम को, जो सी डी ये फिसलती है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को हम जनरली ऐसे मान लेते हैं कि भाई ये जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड, ये जो ग्राउंड है उसको हम बोल देते हैं एक्स, और जो ये वॉल है, वॉल ऐसे खड़ी जो लाइन है, इसको हम बोल देते हैं वाई। यही तो होता है जनरली, हम ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस समझ लेते हैं ना। ऐसे हॉरिजॉन्टल क्या है, एक्स, और जो वर्टिकल वो क्या है, वाई। तो जो दीवार की तरफ जो गैप है उसको तो मैं बोल दूंगा वाई, और जो इधर नीचे वाला जो ग्राउंड पे जो गैप है ना, उसको क्या बोल दूंगा, एक्स बोल दूंगा। इस तरीके से समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए, है ना। ऐसे उल्टा पुल्टा क्यों मानूंगा, इसको एक्स इसको वाई क्यों मानूंगा, अपना दिमाग ऐसे काम करता तो ऐसे मान लेंगे। तो ये जो गैप है ना, ये है एक्स, इसको ओ समझ लो, इसको ए समझ लो, इसको बी समझ लो, इस पॉइंट को। तो ओ ए, ये जो गैप है वो क्या है, एक्स है। ये अगर आप इस सिरे को इधर से पकड़ के खींचोगे तो धीरे धीरे ये गैप बढ़ेगा, ये गैप बढ़ेगा, तो इसके बढ़ने की रेट क्या है, इसके एक्स के बढ़ने की रेट क्या है, वही है जो कि यहाँ पर इस ए के आगे खिसकने की रेट है। क्योंकि अगर ए आगे खिसकेगा, जिस स्पीड से ए आगे खिसकेगा
उसी स्पीड से ये गैप बढ़ेगा क्योंकि ओ तो फिक्स है ना। तो x के चेंज होने की रेट है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसको क्या नाम दे देंगे हम, dx/dt नाम दे देंगे। x के चेंज है ना तो dx, और टाइम के रिस्पेक्ट में तो dt ऐसे। अच्छा, धीरे धीरे ये गैप बढ़ेगा बढ़ेगा, तो इसका आंसर बढ़ेगा तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा इसका, है ना। बढ़ने की रेट पॉजिटिव होती है, घटने की रेट नेगेटिव होती है। खैर जब हम इसको आगे खींचेंगे तो इसका इधर एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही होगा, तो क्या होगा कि ये जो हाइट है ना ये कम होगी धीरे धीरे, है ना, ऐसे कम होगी, ये इधर आगे जाएगा तो ये जो इधर की जो रेट है ना यही हमें पूछिए, क्या बोला, हाउ फास्ट इज इट्स हाइट डिक्रीजिंग, हाइट के डिक्रीज होने की रेट क्या है। तो ये y के मतलब ये हाइट क्या है, ये y ही तो इसकी हाइट है ना, इसके डिक्रीज होने की रेट मतलब हमें चाहिए dy/dt। ये कम हो रहा है तो इसका आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा, क्या आएगा, इसका आंसर माइनस में आएगा। हम फॉर्मूला से भी प्रूव कर लेंगे, ऐसा नहीं कि हम मन से बोल रहे कि माइनस आएगा, फॉर्मूला में भी माइनस आएगा, डिक्रीज होने की रेट फिर हम बता देंगे। व्हेन लेडर इज दिस दिस दिस, ये तो कांस्टेंट है, इसको हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ अपना डायग्राम का काम था, डायग्राम बन गया। अब डेरिवेटिव क्या गिवन था, ये dx/dt गिवन था 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमने लिख लिया ना, अच्छा हुआ लिख लिया। फिर क्या आस्क्ड मतलब क्या पूछा है, तो ये dy/dt ये में पूछा है, इसके गिरने की रेट क्या है। फिर लगाएंगे फॉर्मूला। अब आते हैं तो तीसरे स्टेप फॉर्मूला। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, यहाँ तो ना तो कोई गोला है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दे, ना कोई क्यूब है, और ना ही कोई एरिया वगैरह, कुछ भी नहीं है। तो जो CD ऐसे जो फिसलती है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम जनरली लगाते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि आप कितना भी CD को फिसला लो, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ना OAB, ये राइट एंगल ही रहेगा। भले ही ऐसा समझ लो कि पहले CD ऐसे थी, काफ़ी खड़ी थी, बाद में CD ऐसे हो गई, लेकिन ये जो 90 डिग्री है बीच वाला, ये तो 90 डिग्री रहेगा। जो ग्राउंड है वो और जो दीवार है वो, इनके बीच में एंगल थोड़ी चेंज होगा, ये तो हमेशा राइट एंगल रहेगा ही रहेगा। तो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, ऐसे क्वेश्चन में हम लगा देते हैं फिर पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो है ना वो तीनों चीज़ों पर पकड़ बना के रखती है, बेस पर भी, परपेंडिकुलर भी, और ये हाइपोटेन्यूज पर भी। हाइपोटेन्यूज यहाँ पर ये क्या है, AB की लंबाई क्या है, देखो लेडर इज़ 5 मीटर लॉन्ग, तो जो CD है ना वो 5 मीटर लंबी है, तो ये फिक्स है 5 मीटर इधर से लेके यहाँ तक। अच्छा, एक और चीज़ का ध्यान करना, यहाँ पर कुछ जो लेंथ है ना वो दे रखी मीटर में, ये 5 मीटर है, और जो dx/dt वो दे रखा सेंटीमीटर में, तो यूनिट्स को चेंज करना पड़ेगा। फॉर्मूला लगाएंगे तब कर लेंगे, ठीक है, या फिर बाद में कर लेंगे। देखो राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसमें मैं क्या लगा दूंगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, मतलब PGT लगा देंगे इसके अंदर। तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। यहाँ पे बेस वगैरह कुछ नहीं लिख रहा मैं, ऐसे लिख देता हूँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। ये कांस्टेंट है, यहाँ पर आप z वगैरह ऐसे कुछ मत मान लेना। CD की लंबाई कांस्टेंट है, ठीक है, वो चीज़ चेंज नहीं हो रही है। तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25 लिखो या 5 स्क्वायर लिखो, कोई मतलब नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। जो यहाँ पे dx/dt है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है ना x का, तो हमें इस इक्वेशन का लास्ट में देखो फॉर्मूला लगाने के बाद में हमें डिफरेंशिएशन का काम करना है। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसलिए मैं आपको ये t यहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, मतलब t के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो एक्स स्क्वायर, एक्स चेंज हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, लेकिन हम टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का फिर से होगा dx/dt, फिर प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y, टाइम के रिस्पेक्ट में y का फिर से dy/dt बराबर 5 स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, वो तो रखना ही रखना है और उसका डिफरेंशिएशन 0 होना ही होना है। डिफरेंशिएशन हो गया, अब लास्ट में कांस्टेंट्स की वैल्यू रख देते हैं, जैसे x की वैल्यू, y की वैल्यू, dx/dt। हमें क्या चाहिए, dy/dt चाहिए, तो dy/dt को होल्ड पे रखो। अच्छा, ये जो 2 है ना, 2 ये तो काट दो आप, 2 काट के उधर भेज दो, तो वो है ना ख़त्म हो जाएगा, 2 गायब हो गया। dy/dt में यहाँ से निकाल लेता हूँ, पहले इस चीज़ को उधर भेज देता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, y इंटू dy/dt, ये उधर चला गया, तो माइनस x इंटू dx/dt ये बन गया। हमें चाहिए dy/dt, तो y को भी उधर भेज देता हूँ, तो dy/dt इक्वल टू ये उसके डिवाइड में आ जाएगा y, तो ये जो y है ना इस x के नीचे लगा देता हूँ, माइनस x/y dx/dt। x की, y की, dx/dt की वैल्यूज यहाँ पर डाल देते हैं। तो x की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे, देखो x कहाँ है, यहाँ पे कुछ बोला ना, व्हेन दिस दैट,
व्हेन फुट ऑफ लेडर इज़ 4 मीटर, है ना, 4 मीटर अवे फ्रॉम दी वॉल। ये एक पर्टिकुलर किसी क्षण की बात की गई है, मतलब एट सम मोमेंट ये बात की गई है, किसी इंस्टेंट पर बात की गई है। ये सारी चीज़ें हमें कब पता करनी है, जब फुट ऑफ द लेडर इज़ 4 मीटर अवे फ्रॉम दी वॉल। एक छोटा सा डायग्राम और बना लेता हूँ मैं, कच्चा डायग्राम। ऐसे सीडी है, सीडी की लंबाई 5 है। अब मैं इस डायग्राम में ओनली कांस्टेंट बनाऊंगा, क्योंकि लास्ट वाली स्टेप में हमें क्या लिखना है, कांस्टेंट पे काम करना है। तो ये 5 मीटर है। जब फुट ऑफ द लेडर, ये फुट है, ये इसका वो टॉप है ना, ये बॉटम है और ये टॉप है। तो फुट ऑफ द लेडर इज़ 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ये कितना दूर है, 4 मीटर दूर है। और यहाँ पर ये तो हमें पता नहीं है, ये क्या वाई हो जाएगा उस केस में। तो वाई भी पता कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर वाई भी तो हमें यहाँ पर रखना है ना। तो सबको पता है कि यार ये वो हो गया, क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। और जब ये 4 और ये हाइपोटेन्यूज जब 5 होता है, तो यार ये तो आई थिंक सबको पता होगा ही, नहीं पता तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हो। वाई की वैल्यू क्या होगी, 3 हो जाएगी। वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये सबको पता है कि 3 4 5 ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। तो 4 और 5 तो यहाँ पे था ही, ये छोटी वाली ये चीज़ और पूछ रही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ डाल देंगे। एक्स की वैल्यू क्या डाल देंगे, एक्स की वैल्यू देखो, ये नीचे वाली ये एक्स है ना, ये एक्स, इसी को तो हमने एक्स माना है। तो एक्स है 4, वाई है 3, और डी एक्स बाई डी टी कितना है, 2। अच्छा, यहाँ पर ये है 4 मीटर है ना, एक्स बराबर है 4 मीटर। इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि डी एक्स बाई डी टी सेंटीमीटर में है। तो ये कितना बन जाएगा, 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। वाई यहाँ पे 3 मीटर है, तो 3 मीटर बोले तो 300 सेंटीमीटर। और डी एक्स बाई डी टी ये कितना है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये सारी तीनों वैल्यूज़ हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो क्या बन जाएगा, माइनस का माइनस, एक्स की जगह आ जाएगा 400 डिवाइड बाई वाई की जगह कितना आ जाएगा, 300 मल्टीप्लाई बाई डी एक्स बाई डी टी की जगह 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सारी यूनिट सही है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 और ये 2 कितना हो जाएगा, 8 बाई 3। ठीक है, अभी डी वाई बाई डी टी आप यहीं से देख लो, वाई मतलब एक लेंथ है, तो ऊपर सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर डिवाइड बाई डी टी एक टाइम है, तो यहाँ पे सेकेंड आ जाएगा ऐसे। तो 8/3 ये सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पे जो माइनस है वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। माइनस क्यों आया, क्योंकि वाई जो है ना वो घट रहा है। हाँ देखो यहाँ पे वाई ये इधर खिसकेगा, तो ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ये इसको आप इधर खींचोगे तो ये लंबाई कम हो जाएगी। तो क्या बन गया यहाँ पे, ये माइनस में आ जाएगा। तो किस रेट पर डिक्रीज हो रहा है ना। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, डिक्रीजेज, मतलब जो भी हाइट वगैरह है ना वो डिक्रीजेज एट 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्योंकि डिक्रीजेज के अंदर ही ये चीज़ मेंशन्ड है कि इसका जो ये है ना, ये माइनस में आएगा। तो आपको यहाँ पे अलग से माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। डिक्रीजेज मतलब कम हो रहा है, माइनस यहाँ पर भी यही बता रहा था कि कम हो रहा है। तो डिक्रीजेज में आपको 8/3 ऐसे ही बोल देना है। अगर यहाँ पे ऐसा होता चेंजेज, तो चेंज में दोनों चीज़ें होती है, इंक्रीज भी डिक्रीज भी। तो उस केस में हमें अलग से मेंशन करना पड़ता है यहाँ पे माइनस लगा के यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर क्या है, डिक्रीजेज, तो ये हमने 8/3 बोल दिया। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये माइनस में ही माना जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 ये है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y = x³ + 2। इसका कोई जैसा भी ग्राफ बनता है ना, हमें इसके ग्राफ में नहीं जाना है। ग्राफ बनाना चाहो तो बना भी सकते हैं, लेकिन इसका कोई रास्ता बनता है ना, ग्राफ मतलब एक रास्ता टाइप का कुछ बन जाएगा। उस ग्राफ के ऊपर एक पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है। फिर क्या बोला, फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच, हमें पॉइंट्स बताने, मतलब पर्टिकुलर पॉइंट्स बताने, कोई खास फिक्स्ड पॉइंट बताने, जहाँ पर क्या हो रहा है, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है ना, उस x कोऑर्डिनेट की चेंज होने की रेट से 8 गुना ज़्यादा रेट से y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है ना। तो ये हमें बताना है। थोड़ा इसको समझते हैं। सबसे पहली चीज़ डायग्राम, तो डायग्राम बना ही लेते हैं इसका। और डायग्राम आपको ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली इसी का डायग्राम, इसी का ग्राफ बनाना है, आप कैसा भी ग्राफ बना लो। ठीक है, तो जैसे मैं समझ लेता हूँ कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना के, ऐसे बना के आप कैसा भी डायग्राम बना लो। मैंने कुछ इस प्रकार का डायग्राम यहाँ पे बना लिया। यहाँ पे कोई खास पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है P, ये होगा x, y, कोई ना कोई तो x, y मान लेते हैं इस पर, x0 y0 मान लो, x1 y1 कुछ भी मान लो, ये मैंने मान लिया x, y। तो इस पॉइंट पर
पर्टिकुलरली इस पॉइंट पर क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि जो वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, है ना, तो मतलब ऐसा हो गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ पे COOR ऐसा समझ लो, इक्वल टू 8 टाइम्स एज फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट जितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है ना, उसकी 8 मतलब 8 टाइम, उसका 8 गुना ज़्यादा स्पीड से अपना ये वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। 8 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो 8 टाइम्स तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये ऐसा। तो अब आप चाहो तो देखो, ये जो वाई कोऑर्डिनेट है ना, रेट ऑफ चेंज मतलब कुछ समथिंग डिवाइड बाई dt ऐसा कुछ आएगा, या फिर किसी न किसी के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा वाई कोऑर्डिनेट को। तो आप चाहो तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, आप चाहो तो एक्स के रेस्पेक्ट में कर लो, या फिर कोई और तीसरी चीज़ के भी रेस्पेक्ट में कर सकते हो। इसमें कोई इश्यू नहीं है, लास्ट में आंसर जैसा आना होगा वो हमेशा की तरह सही तरीके से आ जाएगा। ठीक है, हमें वैसे भी पॉइंट्स ही बताने और कुछ चीज़ बतानी नहीं है। तो समझो कि हम टाइम के हिसाब से देख लेते हैं, कोई ना कोई जो पॉइंट है वो धीरे धीरे ऐसे आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो टाइम के अकॉर्डिंग ही मान लेते हैं कि वो मतलब सेकंड में ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, मतलब घड़ी लेके हम बैठे हैं और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो हम देख रहे हैं, तो वो 8 गुना इस टाइप से इक्वेशन बना रहा है। तो इसका मतलब मैं क्या समझ लेता हूँ, वाई का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, है ना, रेट ऑफ चेंज। तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में मैंने रेट ऑफ चेंज निकाल लिया बराबर 8, और यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, तो यहाँ पे dx/dt बोल देते हैं। आप t की जगह कुछ और चीज़ ले लो, t की जगह x ले लो, तब भी काम चल जाएगा, है ना, आंसर आना होगा तो आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो हम ऐसा समझ लिया, हमने टाइम के रिस्पेक्ट में हमने समझ लिया। खैर, अब यहाँ पर और क्या चीज़ समझ सकते हैं, 8 टाइम्स हो गया तो ये इक्वेशन ये बनेगी, इसको मैं बाद में काम में ले लूँगा। और ये x, y जो है ना, ये जो पॉइंट है वो इस कर्व को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, तो मेन तो ये कर्व ही है यहाँ पे। तो जैसे अगर हम इन 5 रूल्स पर चलें, पहली चीज़ डायग्राम, तो डायग्राम ऐसा बनाओगे तो भी चल जाएगा। इसका एग्जैक्ट डायग्राम कुछ इस प्रकार का होता है, यहाँ पे ऐसे बन जाता है घुमा हुआ सा। तो डेरिवेटिव, अगली चीज़ डेरिवेटिव, क्या दे रखा है, क्या पूछा है, वैसे दे तो कुछ नहीं रखा, एक इस टाइप से इक्वेशन दे रखी है, तो वो हमने चीज़ों को यहाँ पे रख के खुद से ही सेटिस्फाई करा के देख लिया। ठीक है, और फिर क्या है फॉर्मूला, अब फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला यही है, ये जो पॉइंट है x, y वो इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, तो y की जगह y रख देंगे, x की जगह x रख देंगे, तो यही बन जाएगा वापस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, ये कर्व की इक्वेशन 6y = x³ + 2 ऐसे हो गया। अब अगली चीज़ क्या है, फॉर्मूला हो गया, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिफरेंशिएशन हम किसी न किसी के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो यहाँ पे क्या ले रखा हमने, स्टार्टिंग से t ले रखा, आप चाहो तो x भी ले सकते थे, कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में मैंने लिख रखा है, तो मैं इसका t के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन कर दूंगा बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब t। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6y, 6y का 6y का टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, t के रेस्पेक्ट में dy/dt हो जाएगा बराबर x³ का क्या हो जाएगा 3x²। लेकिन चूंकि ये x है और ये t के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, अलग अलग है, तो यहाँ पे dx/dt हमें लिखना पड़ेगा। ऐसा हुआ। अब 2 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो ये बच गया। ये dy/dt dx/dt, इसमें भी वो दोनों dt है, यहाँ पर भी dt, तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हो गए ना, मतलब ये dy/dt हटा ही देते हैं ना, ये इक्वेशन 1 बोल देता हूँ गिवन, और ये हमने अभी निकाला इक्वेशन 2। यहाँ से dy/dt की वैल्यू उठाकर इसमें डाल देता हूँ। अपना अल्टीमेट गोल क्या है वो आपको भूलना नहीं चाहिए। अपना अल्टीमेट गोल क्या है, ये है कि हमें पॉइंट्स बताने हैं। पॉइंट्स बताने का मतलब क्या है, हमें x, y ये बताने हैं, मतलब हमें x की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, हमें कोई dy/dt dx/dt नहीं चाहिए, हमें बस सिंपली x एंड y चाहिए। तो हमें यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है ना dy/dt dx/dt, इनको हटा देना चाहिए। तो यहाँ से मैं dy/dt की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ, तो सिंपली ये लिख देता हूँ बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, dy/dt की वैल्यू यहाँ डाल देता हूँ, थोड़ी जगह बना लेते हैं यहाँ पे, ऐसे लिख देता हूँ 6, फिर dy/dt की जगह ब्रैकेट छोड़ दिया मैंने, इक्वल टू RHS में 3x², और ये क्या है dx/dt। आप चाहो तो दोनों को डिवाइड कर दो। dy/dt की वैल्यू क्या है, ये 8 × dx/dt, 8 × dx/dt यहाँ पे मैंने रख दिया। तो dx/dt से dx/dt कट जाएगा, और ये कितना हो गया 6, ये जो 3 है ना, 3 इस 6 को काटेगा तो 2 बच जाएगा, ये 2 और 8 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 16, और इधर ये x² बच गया = x²। तो जैसा कि हम सोच रहे थे कि x और y की वैल्यू आ जाए, तो x की तो आ रही है,
एक्स स्क्वायर है 16, तो एक्स कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम दोनों तरफ अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस का साइन आ जाता है, ठीक है ना। तो मैंने दोनों तरफ अंडर रूट लिया तो प्लस माइनस यहाँ पे लगा दिया। एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई, और एक एक्स की वैल्यू क्या होगी, -4 होगी। दोनों को हम कंसीडर कर लेते हैं, ये भी और ये भी। हमें चाहिए एक्स और वाई, एक पॉइंट में तो दोनों कोऑर्डिनेट होते हैं, तो वाई कोऑर्डिनेट भी हमें चाहिए। तो वाई कोऑर्डिनेट कहाँ से निकालेंगे, जो भी पॉइंट होगा वो इस कर्व पर है, तो इस कर्व की इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो इस कर्व की इक्वेशन से हम वाई निकाल लेंगे। इस कर्व की इक्वेशन को लिख लेता हूँ। कर्व की इक्वेशन क्या है, 6y = x³ + 2 है। तो x की वैल्यू जो 4 है ना वो इसमें डाल देता हूँ, तो क्या बन जाएगा, ये 4 का क्यूब हो जाएगा। 6y = 4 का क्यूब + 2, तो 6y = ये कितना हो गया, 4 का क्यूब 64 हो गया, 64 + 2 66। ये जो 6 है वो इसको काटेगा 66 को, तो क्या यहाँ पे 11 बच जाएगा। तो y बराबर क्या हो गया, 11 हो गया। तो पॉइंट क्या हुआ, 4 रखने पर हमें 11 मिल रहा है। तो एक तो पॉइंट हो गया x, y बोले तो 4, 11 मतलब 4, 11। अगर हम -4 रखेंगे तो इसी इक्वेशन में रखेंगे x³ + 2, तो 6y बराबर यहाँ पे -4 का क्यूब आएगा इस बार, है ना, -4 का क्यूब। तो -4 का क्यूब माइनस में आ जाएगा, कितना 64 ही हो जाएगा, +2। तो 6y बराबर ये कितना हो गया, -62। 6 इसको डिवाइड करेगा तो 2 से ही काट पाएंगे हम, 3 से तो काट नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 31 बच जाएगा। तो फाइनली y की वैल्यू क्या हो गई, -31/3, ये हो गई y की वैल्यू। तो x की वैल्यू दिस, तो y की वैल्यू दिस। तो पॉइंट क्या हो गया यहाँ पे, x बोले तो -4, y बोले तो -31/3, ये पॉइंट हो गया। तो ऐसे 2 पॉइंट मिल गए हमें कर्व पे, एक तो 4, 11 एंड -4, -31/3। इन दोनों पॉइंट्स पर क्या होगा, y के बढ़ने की जो रेट है ना, या फिर y के चेंज होने की रेट, ये x के चेंज होने की रेट की 8 गुना होगी, ठीक है, 8 टाइम्स। तो आई होप ये जो क्वेश्चन आपको समझ में आया है। तो बस दोस्तों आज हम इतना ही करते हैं, आगे क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।